बच्चों, आइए देखते हैं शेष भागों का अर्थ। नौका विहार करते करते पंत जी जब आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कंगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। कहते हैं कि जब पहुँची चपला, चपला अर्थात नौका, कि जब उनकी नौका बीच धार, गंगा की बीच धारा में पहुँचती है, छिप गया चांदनी का कंगार। चांदनी का कंगार, कंगार माने किनारे, नदी के जो दोनों किनारे चांदनी में नहाए हुए सफ़ेद सफ़ेद सुंदर लग रहे थे, वो दोनों किनारे अब छिप गए क्योंकि नाव बीच में पहुँच चुकी थी। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। तो दो बाहों से दूरस्थ कि दो दूर से दिखती हुई बाहों के समान, तीर माने किनारे, नदी के जो दोनों किनारे हैं वो लंबी लंबी बाहों के समान दिख रहे हैं। उन बाहों को देख के ऐसे लगता है कि वे दोनों कृश कोमल शरीर, जो पतला नर्म शरीर है गंगा की धारा का, आलिंगन करने को अधीर, लगता है कि उन्हें अपनी बाहों में भरने को बेचैन दिखाई पड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर तीर का मानवीकरण किया गया है किनारों का, कि नदी के दोनों किनारे लंबी बाहों के समान है, जिसके बीच में बहती हुई नदी की धारा एक कृश पतले शरीर वाली नायिका दिखती है, जैसे लगता है कि दोनों तीर अपनी बाहों में उसको भर लेना चाहते हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल। और इतना ही नहीं, बहुत दूर क्षितिज पर, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलने वाले हैं, लेकिन हकीकत में वो दोनों मिलते नहीं हैं। बहुत दूर देखने पे ऐसा ही लगता है, किसी मैदान में खड़े होके देखिए तो लगता है आकाश और पृथ्वी एक दूसरे को छूने वाले हैं। तो जहाँ पर वह बिंब बन रहा है उसे देखने से ऐसे लगता है विटप माल, कि वहाँ पर जो पेड़ों की पंक्तियाँ हैं, विटप माने पेड़, माल मतलब पंक्तियाँ, पेड़ों की जो पंक्तियाँ हैं, लगती भ्रू रेखा सी अराल। भ्रू रेखा अर्थात भौहों के समान टेढ़ी सी दिखती हैं। और जो क्षितिज पर दूर जहाँ लगता है पृथ्वी आकाश मिल रहे हैं, वहाँ पेड़ों की पंक्तियाँ भौहों के समान दिख रही हैं। आ पलक नभ नील नयन विशाल। और इतना ही नहीं, ये जो नभ है, आकाश है, वो आपलक हो गया है, अर्थात उसकी पलकें झुकती खुलती बंद होती नहीं है। नील नयन विशाल, ये जो नीला आकाश है वो नीले नीले बड़े नेत्रों के समान है, जो एक टक पृथ्वी की तरफ उस गंगा की धारा को देखे जा रहा है। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप। और गंगा नदी में वो देखते हैं कि एक छोटा सा द्वीप है जो नदी की धारा में दिखाई पड़ जाता है। उसे देख के ऐसे लगता है कि जैसे माँ की छाती से, उर मतलब छाती, माँ की छाती से एक छोटा सा बच्चा चिपका हुआ है। मतलब नदी में सब तरफ जल ही जल है, लेकिन बीच में एक भूस्थल है द्वीप के समान, और उस द्वीप को देख के लगता है कि जैसे अपनी माँ की छाती पर कोई बच्चा चिपका हुआ है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। और जब नदी की लहरें उस द्वीप से, उस टापू से टकराती हैं तो वो लहरें वापस लौट आती हैं। प्रतीप माने उल्टे, वो लहरें जो हैं वो पानी की, वो उल्टा लौट आती हैं। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। कि अरे उधर देखो कि कोई विहग माने पक्षी, कोई पक्षी दिखाई पड़ रहा है, कहीं वो कोई चकवा तो नहीं है। वो क्या विकल कोक मतलब चकवा, क्या वह कोई व्याकुल चकवा है। उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपनी चकवी से दूर हो गया है, विरह का अनुभव कर रहा है, और अपने विरह को दूर करने के लिए वो जल के ऊपर ऊपर उड़ रहा हो, ताकि उसकी व्यथा जो है वो कम हो सके। छाया की कोकी को विलोक, जब वो अपनी परछाई को जल में देखता है तो उसको लगता है कि ये कोई
उसकी परछाई नहीं अपितु उसकी चकवी है, अर्थात उसका जोड़ा है। जब अपनी परछाई को अपना जोड़ा समझता है तो उसे ही देखने के लिए वो जल के ऊपर इधर उधर उड़ता रहता है। अगला पद्यांश देखते हैं। पतवार घुमा अप्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, फर फर भर भर मुक्ता फल, फेन इस पार, बिखराती जल में तार हार। जब बीच धारा में पंत जी पहुँच जाते हैं तो वहाँ भ्रमण करने के पश्चात वो अपनी नौका को वापस मोड़ते हैं किनारों की तरफ। पतवार घुमा, उन्होंने अपनी पतवार घुमा ली। अब प्रतन उभार, प्रतन माने हल्का, अब जो नाव का भार है वो हल्का हो गया है। नौका घूमी विपरीत धार, अब जो नाव है वो जल की विपरीत धारा, उल्टी धारा की तरफ घूम पड़ी, अर्थात वो लोग वापस होने लगे। डाणों के चल करतल पसार, और वो जो हाथ में चप्पू लिए हैं, डाणे जो हैं वो चल करतल पसार, उसको चला रहे हैं। करतल पसार मतलब लगता है कि कोई अपने हाथों को जल में फैला लिया हो और पानी को इधर उधर फेंक रहा हो। भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, और जब उस चप्पुओं को जल में चलाते हैं तो मुक्ता फल मतलब कि मोतियों के समान, फेन मतलब गाज या झाग, तो जो झाग उत्पन्न होती है लगता है कि ढेर सारी जल में मोतियां उत्पन्न हो रही हैं। बिखराती जल में तार हार, और उन झाग की मोतियों को देख के लगता है कि कोई मोतियों की माला जल में टूट पड़ी हो, अर्थात जब उस डंडे से पानी को वो आगे पीछे हिलोरे करते हैं तो उससे मोतियां के तरह झाग निकलते हैं, और उसे देख के झाग को, फैले हुए झाग को देख के लगता है कि कोई मोती की माला जल में टूट पड़ी है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और इतना ही नहीं, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ, रश्मियाँ मतलब किरणें, जो चंद्रमा की किरणें हैं वो जल में इधर उधर जब पानी हो रहा होता है उसमें जो बिंब बनता है तो लगता है कि कोई चांदी का सांप इधर से उधर, क्योंकि लहरें टेढ़ी सीधी होती हैं तो लगता है कि कोई चांदी का सांप पानी में आ गया है, और वो रेखाएं कभी सीधी कभी टेढ़ी इधर उधर होती हैं तो लगता है कि चांदी के सांप पानी में नाच रहे हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ू झिलमिल, लहरों की लतिकाओं, और ये जो लहरें जल में उत्पन्न हो रही हैं चप्पुओं के चलाने से बार बार, वो लताओं के समान दिख रही हैं, और उन लताओं पर सौ सौ शशि माने चंद्रमा, जो चंद्रमा आकाश में है उसका प्रतिबिंब जब जल में दिखाई देता है तो जितनी लहरें उत्पन्न होती हैं उन लहरों में उतने चंद्रमा दिखते हैं, तो लगता है कि कोई लहर है और उन लहरों में चंद्रमा जैसे फूल खिले हैं। सौ सौ उड़ झिलमिल, और उड़ मतलब जो तारे हैं वो भी तारे पानी में झिलमिला रहे हैं। फैले फूले जल में फेनिल, और डाणों के चलने से ढेर सारी फेनिल माने झाग उत्पन्न हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रतिबिंब बन रहा है कि लहरें जो हैं वो लताओं के समान बिखरी हुई दिख रही हैं, चंद्रमा उन पर लगे हुए फूलों के समान दिख रहे हैं, और तारे झिलमिला रहे हैं, और झाग मोतियों के समान बिखरे हुए हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह, कि अब जो नदी का, सरिता का प्रवाह है, नदी का जो नदी की धारा है, उथला वो हल्का हो गया है। लग्गी से ले ले सहज था, कि हाथ में एक डंडा हमने लिया है उससे नदी में डाल के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब नदी की गहराई कितनी रह गई है, अर्थात अब नदी की गहराई कम रह गई है, और हम उत्साहपूर्वक नदी के किनारों की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। आगे का पद्यांश देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। यहाँ पर उनके दार्शनिक विचार प्रकट होते हैं कवि के, और कवि में नौका विहार का जो अनुभव किया उसी का वर्णन किया है, उसे जीवन से भी जोड़ दिया है। देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार, कि जैसे जैसे ही यह नौका नदी के पार किनारे पर आने लगती है
उर्मे आलोकित, हमारे हृदय में प्रकाशित होता है सत्य विचार, जो सच्चे विचार हैं वो बहुत सारे विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। नौका की यात्रा संपूर्ण होते ही, जैसे जैसे नौका की यात्रा पूर्ण होती है वैसे वैसे हृदय में एक अजीब सा उजाला प्रकाश हो जाता है और सच्चे विचार आने लगते हैं। इस धाराशाही जग का क्रम, इस संसार का जो क्रम है वो भी इसी जल की धारा के समान है। जैसे गंगा की धाराएं उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, उसी प्रकार से जीवन भी इस संसार में आता और जाता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, कि इस जैसे नदी में जल की धाराएं शाश्वत हैं, सदैव उत्पन्न होती हैं, वैसे ही संसार में जीवन सदैव उत्पन्न होता रहता है। वो शाश्वत है, ना मिटने वाला है, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, कि जैसे जल की धारा की जो गति है वो भी चलायमान है, चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, वैसे ही जीवन का ये जो मेला है, संगम है, वो भी शाश्वत है, वो भी खत्म होने वाला नहीं है। न शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। ये जो नीला आकाश है, इसका जो फैलाव है, जो ये नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है, यह भी शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शशि मतलब चंद्रमा, और ये चंद्रमा जो चांदी जैसी, हास मतलब हंसी को बिखेर रहा है, अपनी चांदनी जो हंसी के रूप में बिखेर रहा है, ये भी शाश्वत है, कभी न समाप्त होने वाला, अमर है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये जो नदी में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही हैं, मिट रही हैं, इनका ऐश्वर्य विलास जो है, इनका भी ऐश्वर्य सदा बना रहता है, ये समाप्त नहीं होती हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, कि हे जग जीवन के कर्णधार अर्थात इस जीवन को प्रदान करने वाले विधाता अर्थात भगवान, चिर जन्म मरण के आर पार, आप तो जन्म और मृत्यु के आर पार हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु से परे हैं। यह जन्म होता रहता है इस संसार में और मृत्यु भी होती रहती है, लेकिन उस मृत्यु का स्थान जन्म लेता है और जन्म का स्थान मृत्यु लेती रहती है। शाश्वत जीवन नौका विहार, इस प्रकार से इस संसार में यह जीवन रूपी नौका का विहार भी शाश्वत है। जैसे नदी में हम नाव के द्वारा यात्रा करके वापस चले आए, उसी प्रकार संसार में मनुष्य जन्म लेता है और वापस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह जो गति है वो रुकने वाली नहीं है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, कि मैं तो इन बातों को देखते देखते अपने आप को भी भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, कि यह जीवन का शाश्वत अमर प्रमाण है, कि जीवन कभी समाप्त होने वाला नहीं है, एक के बाद दूसरे का जीवन आता रहता, करता मुझको अमरत्व दान, कि जीवन की जो ये शाश्वतता है, जो ये गति है, जो अमरता है, यह जलधारा के समान ही मुझे अमरता का ज्ञान प्रदान कर रही है। ये पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से पाँच प्रश्न दिए जाएंगे एक पद्यांश पे, पांचों के उत्तर आपको इसी में से लिखना होता है। धन्यवाद बच्चों।